नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे आरटेट 2012 का लेवल 2 का लैंग्वेज 2 का पेपर यानी कि इंग्लिश। ठीक है, आज हम इंग्लिश लेवल 2 का लैंग्वेज 2 का पेपर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पहले पैराग्राफ दे रखा है, हम उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं, समझ के देखते हैं, फिर उससे जुड़े हुए ये 5 सवाल करेंगे 1 से 5 कि मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो ओल्ड मैन डिड ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, कई सालों पहले सभी लोग, ठीक है, हर प्रकार का कार्य करते थे। ठीक है, सभी लोग यानी जितने भी लोग थे सभी वो क्या है, हर प्रकार का कार्य करते थे। ईच मैन बिल्ट हिज ओन हाउस, सब प्रत्येक आदमी जो था वो अपना खुद का घर बनाता था। एंड मैड व्हाट फर्नीचर ही नीडेड, और उसको जिस फर्नीचर की आवश्यकता थी वो फर्नीचर वो बनाता था। ही नीडेड एंड ग्रू ऑल हिज ओन फूड, और वो सब्जियां भी उगाता था। ठीक है, यानी सारा काम खुद ही कर रहा है वो। हिज वाइफ मेड ऑल द क्लॉथ्स फॉर द फैमिली एंड कुक्ड फूड, और उसकी बीवी क्या करती, घर के हर सदस्य के लिए वो कपड़े बनाती और भोजन बनाती। फिर भी मैन वेरी सून फाउंड, और मतलब कुछ ही दिनों में, ठीक है, या कुछ ही सालों में उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि इट वॉज मच बेटर टू डिवाइड द वर्क अमंग देम। ठीक है, बेहतर तो ये रहेगा कि हम अपने कामों को बांट लें आपस में। सो दैट, ताकि वन बिल्ट हाउसेज, ताकि कोई तो क्या करेगा, घर बना लेगा। अनदर मेड फर्नीचर, कोई एक इंसान होगा जो फर्नीचर बना लेगा। एंड अनदर ग्रू कॉर्न, और कोई है वो जो है फसल उगा लेगा। एंड सो ऑन, बाकी मतलब इस प्रकार से कामों को जो है हम बांट लेंगे। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया। यू कैन इजीली सी, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिस वॉज अ बेटर प्लान, ये एक अच्छा प्लान था। बिकॉज बाई ऑलवेज डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क यू कैन डिवाइड एज मच, यू कैन डू इट फार मोर क्विकली एंड ईजिली। क्योंकि आपको पता है, लेखक आपसे कह रहा है कि आप जानते हैं कि अगर आप जिंदगी भर एक ही काम करते रहेंगे तो आप उसको बड़े ही मतलब बेहतर तरीके से करेंगे और अच्छे से इसको करना सीख जाएंगे, और उसको आप जल्दी करना सीख जाएंगे। ठीक है, आपको उसमें क्विक आ जाएगा, आपका क्विकनेस आ जाएगा उस काम के अंदर। ठीक है, जल्दबाज बन जाएंगे आप उस काम के अंदर। ठीक है, सो नाउ इट इज ऑल वर्क इज डिवाइडेड एज मच एज पॉसिबल। तो आजकल क्या है दोस्तों कि हर एक काम डिवाइडेड रहता है, बंटा हुआ रहता है, लगभग हर काम। इवन सच ए टाइनी थिंग एज अ पिन इज नॉट मेड बाय वन मैन। यहाँ तक कि आप देख लो कि जो छोटी सी चीज़ होती है पिन, जिसको हम आल पिन बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या है एक आदमी नहीं बनाता है, उसमें भी क्या होते हैं कई दर्जनों लोग लगे रहते हैं। ठीक है, बट बाय अ डजन और मोर, ईच डूइंग हिज पर्टिकुलर बिट ऑफ वर्क, और प्रत्येक क्या है अपना खुद का काम करता है उस पिन को बनाने में। जिस प्रकार से वन स्ट्रेटन्स यानी सीधा करना, वन स्ट्रेटन्स आउट द वायर, कोई है वो तार को सीधा करता है, और दूसरा क्या करता है, अनदर कट्स इट इनटू लेंथ्स, और दूसरा उस तार को काटता है पिन की साइज के अकॉर्डिंग। अनदर शार्पन्स द पॉइंट, और एक जना है वो क्या करता है उसकी जो नोक है उसको नुकीली करता है। अनदर पुट्स द हेड ऑन, और एक जना है वो उसका हेड तैयार करता है उस पिन का, और इस प्रकार से काम बंटा रहता है। एंड सो फोर्थ, दैट्स टू से, इसका ये एक इडियम है दोस्तों, इसका अर्थ होता है यानी। ठीक है, दैट इज टू से वर्क इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पीपल, यानी कि काम जो है वो बंट चुका था लोगों के अंदर। ठीक है, और काम बंटने से वो क्या होता है, आसान हो जाता है, काम जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द सेकंड पैराग्राफ, सो नाउ इट इज ऑल वर्क। ठीक है, ये बता रहा है कि सेकंड पैराग्राफ का तीसरा सेंटेंस, तो इस सेंटेंस को देखते हैं। ये रहा दोस्तों, सो नाउ इट इज ऑल वर्क इज डिवाइडेड एज मच एज पॉसिबल। तो ये दोस्तों पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये इफेक्ट है, ये कॉज है, या सिमिलैरिटी है, या कंपैरिजन है। कंपैरिजन है तुलना तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम इसको शुरू से पढ़ के देखते हैं कि यू कैन इजीली सी दैट वाज ए बेटर प्लान, ये एक बेहतरीन प्लान था। क्योंकि आप हमेशा कोई एक काम करते रहते हैं तो आप उस काम में जल्दबाज बन जाते हैं, इसीलिए आजकल हर एक काम बंटा रहता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये ना तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन तुलना थोड़ी है। ठीक है, ना ये सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी यानी एक जैसा। और अब इसमें देखना है दोस्तों कि ये कॉज है कि इफेक्ट है। अब मैं आपको कॉज और इफेक्ट की थियरी बता दूं दोस्तों। पहले क्या रहेगा, पहले एक कारण होगा किसी चीज़ का। ठीक है, फिर उसका वो कारण जो है वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। ठीक है, वो कारण क्या है, वो अपना प्रभाव छोड़ेगा, वो एक इफेक्ट छोड़ेगा। ठीक है,
आज इफेक्ट ये है कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, ये क्या है, ये एक इफेक्ट है। लेकिन क्यों कर रहे हो, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि डेट नज़दीक आ चुकी है, ठीक है, डेट नज़दीक आ चुकी है। मान लो अगर पेपर 25 अप्रैल को होता, अब तो आगे चला गया, अगर पेपर 25 अप्रैल को होता है तो आप तैयारी करते ना, अभी बढ़िया तैयारी करते, और आई होप कि अभी भी आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन रियलिटी है कि अभी तैयारी हमारी थोड़ी वीक पड़ गई है सभी की, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, हमारी तैयारी वीक क्यों पड़ गई है, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है। उसका रीज़न क्या है, डेट एक्सटेंड हो गई है। तो ये कह रहा है कि सो नाउ डेज, आज सारा काम बंट चुका है। तो ये क्या है दोस्तों, ये इफेक्ट है, ये प्रभाव है। तो आज काम बंट चुका है। क्यों बंट चुका है, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि हमेशा आप एक काम करते रहेंगे तो आप उस काम में जल्दबाज बन जाएंगे। उन्होंने वो चीज़ सीख ली थी, वो चीज़ लर्न कर ली थी। रीज़न क्या था कि उन्होंने सीख लिया था, और उस सीखने के कारण इफेक्ट क्या पड़ा कि वो काम बंटने लगा, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन कि द वर्ड हाउएवर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड पैराग्राफ इंडिकेट्स। हाउएवर क्या है, ये कह रहा है कि सेकंड पैराग्राफ के सेंटेंस में आ रहा है शुरुआत में, हाउएवर मैन वेरी सून, फिर भी लोगों ने जल्द ही पता लगा लिया कि काम को बांट लेना ही ठीक था, ठीक है। तो हाउएवर जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, वो अपोजिट आइडिया को बताता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को बताता है, ठीक है, सॉरी, कॉन्ट्रास्ट को बताता है। विभेदीकरण जो रहता है ना, फर्क रहता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रास्ट को बताता है। हाउएवर एक स्टेटमेंट को के शुरू होने से पहले लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है, एक सेंटेंस के शुरू होने से पहले लिखा जाता है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्रास्ट को बताता है। दो बातों में अलग अलग बातें होती है ना, फर्क रहता है, ठीक है। वह जो है लंगड़ा है फिर भी दौड़ा, ठीक है, वह लंगड़ा है फिर भी दौड़ा। ही इज़ लैम हाउएवर ही ट्राइड, फिर भी उसने ट्राई किया। तो वो चीज़ कॉन्ट्रास्ट होगा ना, कि एक तो लंगड़ा था और एक वो दौड़ा, तो लंगड़ा कैसे दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो दौड़ा। तो इसके लिए क्या है, हाउएवर किसके लिए आता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए आता है, ठीक है, दोनों में अंतर बताने के लिए आता है, अपोजिट आइडिया के लिए आता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या दे रखा है दोस्तों। ये कह रहा है कि अ सपोर्टिंग आइडिया सपोर्ट करता है, नहीं सपोर्ट तो नहीं करता ये। एन ओल्ड आइडिया हाउएवर क्या करता है, किसी डेटा को समर्थन करता है, नहीं समर्थन नहीं करता है वो एक पुराना विचार बताता है, नहीं पुराना विचार भी नहीं बताता है। एन आइडिया इन द सेम डायरेक्शन में, थोड़ी अलग डायरेक्शन में बताएगा वो। तो ये कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में बताता है, एक विचार को सेम डायरेक्शन में धकेलता है, नहीं। एन आइडिया इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक विचार होता है उसको अलग दिशा में बताता है वो, ठीक है, कि वह लंगड़ा था फिर भी दौड़ा, वह लंगड़ा था फिर भी दौड़ा। तो अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, कि लंगड़ा कैसे दौड़ सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि फिर भी दौड़ा। तो उसके लिए क्या आएगा दोस्तों, हाउएवर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब बतानी है। ऑल वर्क, ऑल वर्क, तो इसमें वॉज डन आएगा कि वर डन आएगा कि हैज़ डन आएगा कि आर डन आएगा। ऑल वर्क, तो दोस्तों इसमें देखो क्या दे रखा है, ऑल वर्क, ठीक है। यहाँ पे ये दोस्तों सबसे पहले ये पहचाना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट जो है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ऑल वर्क, सारा काम, ठीक है। इसमें ऑल जरूर लगाए दोस्तों, लेकिन ये वर्क को क्या है, प्लूरल नहीं बनाया गया, इसको सिंगुलर ही रखा गया। अगर प्लूरल बनाते तो क्या लिखते, ऑल वर्क्स, ऑल वर्क्स, आगे एस और लगा देते, ऑल वर्क्स, सारे काम, लेकिन इसलिए लिखा है ऑल वर्क, सारा काम, ठीक है। ये अर्थ में तो प्लूरल है, लेकिन रियलिटी में ये प्लूरल नहीं है दोस्तों, ठीक है। उपयोग में ये, व्यवहार में ये प्लूरल नहीं है। तो ये क्या है, व्यवहार में ये सिंगुलर है। तो इसके साथ सिंगुलर मैंने आपको बताया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या है, वो सिंगुलर ही आएगी, ऑल वर्क। तो इसमें ढूंढना है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है। तो दोस्तों आर है वो भी प्लूरल है, और वर है ये भी प्लूरल। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब है दोस्तों हैज़ और वॉज। तो ये दोस्तों वाक्य है पैसिव का, ठीक है। वॉज डन या हैज़ डन, वॉज डन या हैज़ डन कब आता है, जब पैसिव बनाया जाता है तभी तो आता है ना। तो हैज़ डन नहीं आता है दोस्तों, वो क्या आता है, हैज़ बीन डन, हैज़ बीन डन। तो ये वैसे गलत हो गया, और वॉज डन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर भी है और इसका पैसिव इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये सेंटेंस किस प्रकार से था दोस्तों, ऑल मैन डिड ऑल वर्क,
ठीक है। ऑल मैन डिड ऑल वर्क, सभी आदमी सभी काम करते थे, ठीक है। तो इसमें पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है ऑल वर्क, वो आ गया ऑल वर्क, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में, तो वॉज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिड की हो जाएगी डन, ऑल वर्क वॉज डन बाय ऑल मैन। नेक्स्ट देखिए सर दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द अबव पैसेज, इस पैसेज का सही टाइटल क्या होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें बताया था कि सभी लोग काम को बांट लेते थे, ठीक है, बांटना सीख गए थे, तो उस प्रकार का कुछ होना चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, सभी प्रकार का काम, देखते हैं ये बैठता है कि नहीं बैठता। टाइप्स ऑफ पीपल तो इसमें बताया नहीं है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर और लाइफ इन द पास्ट, दोस्तों इसमें सही जो उत्तर है वो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, यानी काम का बंटवारा। वो सीख गए थे ना कि काम का बंटवारा, इस पूरी कहानी की थीम भी यही है कि काम का बंटवारा लोग सीख गए थे। पहले वे सभी लोग क्या है, सभी काम करते थे, एक आदमी था वो सारे काम कर रहा है, पशु भी चरा रहा है, खेती भी कर रहा है, हर एक काम कर रहा है, वो घर भी वही बना रहा है, फर्नीचर भी वही बना रहा है, और औरतें हैं वो सभी मर्दों के कपड़े बना रही है, सभी औरतों के कपड़े बना रही है, खाना भी वही बना रही है, सब कुछ वही कर रही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इसमें नुकसान ये था कि काम धीरे होता था, ठीक है, लेकिन उन्होंने जल्दी सीख लिया कि अगर हम काम को बांट लेंगे तो हमारा काम तेज हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, ठीक है, काम जल्दी जल्दी होगा। तो इसका टाइटल क्या रहेगा दोस्तों, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, इस पैसेज का जो लेखक है उसका क्या मानना है, इज ऑफ द ओपिनियन दैट, उसका क्या मानना है कि द वे पीपल वर्कड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, कि लोग जो हजारों साल पहले काम करते थे उनके काम करने का तरीका कैसा था। जब वे मतलब एक ही आदमी एक ही काम को एक आदमी जिंदगी भर सारे प्रकार के काम करता, हर प्रकार के, ठीक है, वो फर्नीचर भी बनाता, वो घर भी बनाता, वो खेती भी करता, वो सब कुछ करता, ठीक है। तो वो तरीका कैसा था, वो आज के तरीके से बेहतर था, ठीक है, या फिर वो एकदम उचित था, ठीक है, या फिर वो ज़्यादा दक्ष कार्य था, ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट कार्य था वो, ठीक है। एफिशिएंट यानी कौशलपूर्ण या दक्षपूर्ण, दक्ष बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। नॉट एफिशिएंट, तो वो तरीका दोस्तों एफिशिएंट नहीं था। एक आदमी जिंदगी भर जो है हर प्रकार के काम कर रहा है तो उसमें क्या काम जल्दी नहीं होता था, तो वो एफिशिएंट नहीं था, ठीक है। एफिशिएंट कब हो गया, जब लोगों ने अपने काम को बांट लिया कि एक आदमी सिर्फ फर्नीचर ही बनाता है, एक आदमी सिर्फ खेती ही करता है, एक आदमी सिर्फ मकान ही बनाता है, तो वो जल्दी करेगा काम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉट एफिशिएंट। तो लेखक का क्या मानना है कि वो जो हजारों साल पहले लोग काम करते थे वो तरीका सही नहीं था, एफिशिएंट नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों, ये पोएम है, इस पोएम को पढ़ के हम इसमें से आंसर देंगे। द स्क्विरल ग्लॉट्स ओवर हिज accomplished hoard, the ants have brimmed their garners with ripe grain, and honeybees have stored the sweets of summer in their luscious cells. The swallows all have winged across the main, but here the autumn melancholy dwells, and shines her tearful spells amongst the sunless shadows of the plain. Alone, alone, upon a mossy stone, she sits and reckons up the dead and gone with the last leaves for a love rosary, whilst all the withered world looks drearily, like a dim picture of the drawn past in the hushed mind's mysterious far away, doubtful what ghostly thing will steal the last. In that distance grew upon the grey. तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम, इस पोएम में पर्सोनिफाई किसको किया गया। पर्सोनिफिकेशन दोस्तों एक लिटरेरी टर्म होता है जिसका अर्थ होता है मानवीयकरण करना, किसी निर्जीव वस्तु का मानवीयकरण करना। मतलब एक मैं उदाहरण देके समझाता हूँ आपको कि किताब मेरे को बड़े गौर से देख रही थी, ठीक है। अब आपको पता है कि किताब देख नहीं सकती है, ठीक है, किताब का ये गुण नहीं है, लेकिन हम साहित्यिक भाषा में से बोल देते हैं अक्सर कि किताब मेरे को बड़े गौर से देख रही थी, बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी कि आज तो ये मेरे को पढ़ेगा, ठीक है। तो किताब आपको पता है दोस्तों निर्जीव वस्तु ये देखने का कार्य नहीं करती, देखने का कार्य कौन करता है, इंसान करते हैं, जानवर करते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तु देखने का कार्य नहीं करती है, लेकिन लेखक उसका मानवीयकरण कर देता है, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें दोस्तों पर्सोनिफिकेशन जो किया गया है वो किसका किया गया है, स्क्विरल का किया। स्क्विरल तो गैलरी होती है, उसका क्या करेगा कोई, ठीक है। हनी बीज
या समर सीजन या ऑटम सीजन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑटम सीजन का जो है वो मानवीकरण किया गया है। देखिए इस सेंटेंस में, बट हियर द ऑटम मेलंकली ड्वेल्स, ऑटम यहाँ पर बड़ी उदासीपूर्ण जिंदगी गुजारती है। ड्वेल्स यानी रहना, बसना, जिंदगी गुजारना, ठीक है। यहाँ पर ऑटम जो है वो बड़ी ही दुखीपूर्ण तरीके से रहती है। तो ऑटम क्या है दोस्तों, एक ऋतु है, और ऋतु का मतलब ये इसके साथ इस वर्ब का इस्तेमाल करना जो हम इंसानों के साथ करते हैं, ड्वेल यानी निवास करना। ऑटम यहाँ बड़े दुखीपूर्ण तरीके से निवास करती है। तो ऑटम निवास थोड़ी ना करती है, ऑटम का एक सीजन होता है, वो आती है चली जाती है, ठीक है। तो ये कहता है कि यहाँ पर ऑटम बड़े दुखीपूर्ण तरीके से निवास करती है। तो ये इसने ऑटम सीजन का क्या है, मानवीकरण किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द पोएम अबव पोएम लाइन 2 राइम्स विद लाइन, ठीक है। ये कह रहा है कि जो ऑटम पोएम है, अभी जो हमने पोएम पढ़ी थी उसमें ये सेकंड लाइन है वो किसके साथ राइम कर रही है। पहले तो सेकंड लाइन देखते हैं दोस्तों हम। सेकंड लाइन कौन सी है, ये वाली, द एंट्स हैव ब्रिम्ड देयर गार्नर्स विद राइप ग्रेन and honeybees have stored the sweets of summer in their luscious cells. The swallow all have winged and across the man. तो ये ग्रेन है दोस्तों, ये मैन के साथ राइम कर रहा है, ग्रैन मैन, ठीक है। तो ये लाइन नंबर कौन सी होगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 नंबर लाइन है दोस्तों। तो ये 2 नंबर लाइन है वो किसके साथ कर रही है मैच, 5 नंबर। अच्छा इसमें 5 है, वो 2 ऑप्शन दे रखे सी और डी, देखते हैं कौन सी है, ठीक है। 5 नंबर हमने देख लिया कि 5 के साथ मैन कर रही है, 5 में क्या लिखा हुआ है मैन, ठीक है। 2 नंबर में क्या लिखा है ग्रैन, और एक सेकंड ग्रैन, और 5 नंबर में क्या लिखा है, 5 नंबर में लिखा है दोस्तों मैन, ठीक है, मैन। अब देखते हैं 7 नंबर या 8 नंबर में क्या लिखा है दोस्तों, तो देखते हैं क्या लिखा है। तो ये थी 5 नंबर, सॉरी ये थी 5 नंबर मैन। फिर दोस्तों ये 6 नंबर हो गई, फिर ये कह रहा है कि या तो 7 है या 8 है, ठीक है। तो 7 में देखिए दोस्तों, एंड साइज हर टीयरफुल स्पेल्स, मैन के साथ स्पेल मैच नहीं करी दोस्तों। अमंग्स द सनलेस शेडोज ऑफ द प्लेन, ये मैच करी दोस्तों, कौन सी, प्लेन, ठीक है। तो ग्रैन, मैन और प्लेन, ये कौन सी नंबर लाइन होगी दोस्तों, 6 7 और 8, 8 नंबर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 और 8। क्या उत्तर हो जाएगा, 5 और 8। 2 नंबर लाइन वो किसके साथ कर रही है, 2 नंबर लाइन पे क्या है दोस्तों, उसमें दे रखा है ग्रैन, ठीक है 2 नंबर में। 5 नंबर में दे रखा है मैन, ठीक है। और 8 नंबर में क्या दे रखा है दोस्तों, एक सेकंड देखते हैं। 8 नंबर में दे रखा है प्लेन, 8 नंबर में क्या दे रखा है प्लेन, ठीक है। तो ग्रैन मैन प्लेन, इस प्रकार से राइमिंग है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी, 5 और 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देयर गार्नर्स विद राइप ग्रेन कंटेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा इसमें लिटरेटम पूछ रखे हैं, सिमिली है कि मेटाफर है कि अलिट्रेशन है कि पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण करना, ठीक है। सिमिली और मेटाफर यानी कंपैरिजन करना 2 चीज़ों के बीच में, और अलिट्रेशन यानी रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड, सेम ध्वनियों की, एक जैसी ध्वनियों का दोहराव, रिपीटेशन, उसको बोलते हैं दोस्तों अलिट्रेशन। तो इसमें देखते हैं क्या बैठता है इसमें, सिमिली नहीं दोस्तों, सिमिली में क्या चाहिए, लाइक और एज, और इसको मेटाफर भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी कंपैरिजन दिखाई नहीं देता इस लाइन में। और अलिट्रेशन का देखते हैं कि देयर गार्नर्स विद राइप ग्रेन, अलिट्रेशन है दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें जो शब्द है रे, जो ध्वनि है रे, उसका बार बार इस्तेमाल हुआ है। देयर इसमें रे है, गार्नर्स इसमें 2 बार है गार्नर्स, विद राइप इसमें भी रे है, और ग्रेन, तो दोस्तों इसमें 4-5 बार रे शब्द का रिपीटेशन हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, अलिट्रेशन है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कंटेंट्स अ सिमिली, किसमें सिमिली दे रखी है, ठीक है। सिमिली को ढूंढना बड़ा ही आसान है, मैंने आपको बताया लाइक, सो एज, देन, ठीक है। लाइक, सो एज, देन, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें सिमिली रहती है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, 14-15 लाइन। तो हमें उन लाइनों को ढूंढना है 14-15 लाइन, ठीक है। तो देखते हैं ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 नंबर लाइन। इसमें दोस्तों लाइक दे रखा है 14 में, तो हमारा उत्तर पहला ही हो जाएगा, लाइक अ डिम पिक्चर ऑफ द ड्राउंड पास्ट इन द हस्ड माइंड्स मिस्टीरियस फार अवे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा लाइक। इसी में क्या है दोस्तों, दे रखी है सिमिली, ठीक है। सिमिली किस में दे रखी है, लाइन नंबर 14 और 15 में।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, 14 से 17 तक की राइम स्कीम क्या है दोस्तों, ठीक है, 14 से 17 तक की। तो देखते हैं क्या राइम स्कीम है 14 से 17 तक की। पोएम निकालते हैं दोस्तों। तो हमने 14 नंबर लाइन देखी थी, ये लाइक वाली, ठीक है, ये इन लास्ट की 4 लाइनों का। तो लाइक अ डिम पिक्चर ऑफ द ड्रोन्ड पास्ट, पास्ट को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, पास्ट। इन द 1000 माइंड्स ए मिस्टीरियस फार अवे, अवे को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। फिर है डाउटफुल व्हाट घोस्टली थिंग्स विल स्टील द लास्ट। तो दोस्तों पास्ट के साथ जो है वो लास्ट मैच कर रहा है, तो इसको भी हम ए ही मानेंगे, ठीक है। इनटू द डिस्टेंस ग्रू अपॉन द ग्रे, ठीक है। तो अवे के साथ दोस्तों ग्रे मैच कर रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, बी। अवे ग्रे, पास्ट लास्ट, ठीक है, सेम ध्वनि है। हम उनको दोस्तों क्या करते हैं, एक ही नाम देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक कुछ भी हम राइम स्कीम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे, ए से करेंगे, ठीक है। तो उसने हमें लास्ट की 4 लाइनें पूछी हैं, तो हम पहले शब्द को क्या नाम दे देते हैं, ए। पास्ट को हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। अवे को हमने क्या नाम दे दिया, बी, क्योंकि अलग ध्वनि है। लेकिन लास्ट जो ध्वनि है वो पास्ट जैसी ही है, तो हम इसको वापस नाम दे देंगे ए, ठीक है। अगर और कोई शब्द होता तो हम उसको दोबारा ए देते, कितनी बार भी दे सकते, बस ध्वनि इस एक ही प्रकार की होनी चाहिए। अवे जैसा ही ग्रे है दोस्तों, तो इसको भी हम बी से लिख दें, क्योंकि ग्रे है वो अवे से मैच कर रहा है, ग्रे अवे, तो ये बी हो जाएगा। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी। देखते हैं किसमें ए बी है। 14 से 17, ये कह रहा है पहला ऑप्शन है 14 से 17, ऑप्शन ए में ही है दोस्तों, ए बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी लास्ट की लाइनों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि द मॉडल मे कैन एक्सप्रेस, मे क्या एक्सप्रेस करता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एडवाइस है वो कौन एक्सप्रेस करता है, शुड। कौन करता है, शुड। और एबिलिटी कौन करता है, कैन। और मे जो है दोस्तों वो पॉसिबिलिटीज जो है एक्सप्रेस करता है। और प्रोहिबिशन कौन करता है, मस्ट नॉट। मस्ट नॉट है वो प्रोहिबिशन, यानी मनाही, निषिद्धीकरण, ठीक है। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा दोस्तों कि पॉसिबिलिटी कौन शो करता है, मे क्या शो करता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यू मस्ट नॉट पार्क, अभी वाला सवाल आ गया, यू मस्ट नॉट पार्क योर साइकिल हियर। यहाँ पर मस्ट नॉट क्या एक्सप्रेस कर रहा है, मस्ट नॉट जो है एक्सप्रेस करता है दोस्तों प्रोहिबिशन, ठीक है। परमिशन है वो दोस्तों कई चीज़ों से दे सकते हैं हम, ठीक है। कैन से भी दे सकते हैं, मे से देख सकते हैं, ठीक है, कि यू मे कम इन या यू कैन कम इन, ये परमिशन का हो गया। इनएबिलिटी है दोस्तों कि ही कैन नॉट डू दिस, ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, तो ये इनएबिलिटी, ये अयोग्यता हो गई, उसको भी हम कैन से दर्शा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता है, वो हम मे से, माइट से, इनसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर है दोस्तों कि यू मस्ट नॉट पार्क योर साइकिल हियर, ये दोस्तों क्या है, ये प्रोहिबिशन है, निषिद्धीकरण है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, आपको यहाँ सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोहिबिशन हो गया, ये किससे दर्शाते हैं हम, मस्ट नॉट से दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर सही हो गया दोस्तों प्रोहिबिशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट स्टूडेंट्स गोट थ्रू द एग्जाम। ज़्यादातर विद्यार्थी एग्जाम में गोट थ्रू हो गए। गोट थ्रू का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, गोट थ्रू का अर्थ होता है, गोट थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, उसका अर्थ होता है पास होना, सफल होना, ठीक है। तो गोट थ्रू यानी पास होना, काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हो गए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन की एक शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेंट्स, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों कि एक शेक्सपियरियन सोनेट में क्या रहता है, 7 कपलेट्स होते हैं, गलत बात है, ठीक है, 7 कपलेट नहीं होते हैं। 4 स्टेंजा होते हैं, नहीं, 3 स्टेंजा होते हैं, 3 कपलेट्स होते हैं, 2 स्टेंजा होते हैं, गलत बात। या 3 स्टेंजा और 1 कपलेट होता है, एकदम सही बात है। कितने स्टेंजा होते हैं, 3 स्टेंजा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, पहले भी बताया था कि हमारी सोनेट है वो कौन सी है, 14 लाइनों की पोएम होती है। कितने लाइनों की, 14 लाइनों की पोएम होती है, ठीक है। और सोनेट का मैंने आपको प्रकार बताया था, 2 प्रकार होती हैं, एक तो हो गया शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट होती है दोस्तों। और एक होती है पेट्रार्कन सोनेट, जिसको हम मिल्टोनिक सोनेट भी बोलते हैं या इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट जो है दोस्तों वो भी 14 लाइन की और मिल्टोनिक सोनेट भी 14 लाइन की।
शेक्सपियरियन सोनेट में क्या रहता है दोस्तों, 4 लाइनों का एक स्टेंजा होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्रेन। 4 लाइनों का स्टेंजा होता है। और ये कितने स्टेंजा होते हैं 4 लाइनों के, 3 स्टेंजा होते हैं दोस्तों, ठीक है, कितने होते हैं, और 2 लाइनों का एक हीरोइक कपलेट होता है दोस्तों, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्रेन, ठीक है। क्वार्ट्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 लाइन रहती है, ठीक है। क्वार्टर बोलते हैं ना, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब चौथाई हिस्सा, 4 लाइनें, ठीक है। तो इसमें कितने स्टेंजा हो गए, 3 स्टेंजा हो गए और एक कपलेट हो गया। तो उत्तर सही हमारा कौन सा हो गया, 3 स्टेंजा। और दोस्तों मिल्टोनिक में क्या रहता है, मिल्टोनिक में दोस्तों शुरुआत में 8 लाइन रहती है, ठीक है। 8 लाइन की स्टेंजा को क्या बोलते हैं, ऑक्टेव, ठीक है। और 6 लाइनों का लास्ट में स्टेंजा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेस्टेट, ठीक है। तो ये 8 और 6 कितनी हो गई, 14 लाइन हो गई, ठीक है। ये होता है मिल्टोनिक सोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। दोनों में 14 लाइन रहती है। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एन एलिजी यूजुअली गिव्स एक्सप्रेशन टू अ, एक एलिजी जो है वो किस प्रकार का एक्सप्रेशन देती है, फीलिंग ऑफ जॉय, खुशी का एक्सप्रेशन, गलत बात है। एलिजी मैंने आपको पिछली बार बताया था दोस्तों कि वो किसी कवि के कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है उसके ऊपर लिखता है वो, ठीक है। तो वो होती है एलिजी। तो उसमें खुशी का माहौल नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है, कुछ खोने का माहौल रहता है, सेंस ऑफ लॉस, कि कवि ने कुछ खो दिया है, ठीक है, अपने प्रिय को खो दिया है। तो इसमें ना ही कोई जीत का माहौल रहता है ना कोई हार का, बल्कि ऑप्शन क्या है, बी सही इसमें, कि इसमें सेंस ऑफ लॉस रहता है एलिजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि द नंबर ऑफ प्योर वाउल साउंड्स एंड डिप्थोंग्स इन इंग्लिश, प्योर वाउल साउंड्स और डिप्थोंग्स कितने रहते हैं दोस्तों इंग्लिश साउंड में, ठीक है। तो इंग्लिश साउंड में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कौन टोटल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, फोनेटिक अल्फ़ाबेट, उसमें कितने होते हैं टोटल साउंड, 44 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 44। उसमें से दोस्तों 24 तो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, और 20 क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं, ठीक है। 24 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स, और 20 वाउल्स हो गए। तो इसने यही पूछा है कि प्योर वाउल और डिप्थोंग्स कितने होते हैं। अब दोस्तों जो वाउल 20 हैं संख्या में, ठीक है। अब इस 20 में से भी क्या होता है दोस्तों, 2 कैटेगरी रहती है। एक तो रहती है मोनोप्थोंग्स, ठीक है, जिनको बोलते हैं प्योर वाउल, और एक रहता है डिप्थोंग्स, ठीक है। मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स। तो मोनोप्थोंग्स यानी एक मात्रा, जैसे कि हेड, हेड, ठीक है, इसमें ये एक मात्रा आ गई ना, हेड। तो ये तो है संख्या में 12, कितने, संख्या में 12। और डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स यानी डबल मात्रा, 2 मात्रा, जैसे कि ट्राई, जैसे कि ट्राई, ठीक है। अब इसमें दोस्तों ये 2 मात्रा आ गई ना, एक तो आ गई ए की और एक होगी आई की, तो ये 2 मात्रा कहलाती है, इसको बोलते हैं डिप्थोंग्स। ये होते हैं संख्या में दोस्तों 8, ठीक है। मोनोप्थोंग्स कितने हो गए, जिसको प्योर वाउल बोलते हैं, वो हो गए 12, और डिप्थोंग्स हो गए 8। इस प्रकार से 12 और 8 20 वाउल्स रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है। 8 प्योर वाउल्स होते हैं, गलत बात है। 14 प्योर, गलत बात है। 12 प्योर वाउल्स और 8 डिप्थोंग्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया प्योर वाउल यानी मोनोप्थोंग्स जो सिंगल मात्रा होती है, 12 प्योर वाउल्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं दोस्तों इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन, द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड येस, येस, येस। तो येस को दोस्तों कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता दूं। ये को जो है ना, हिंदी वाले ये को हम अंग्रेजी जय से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जय से, ये जय, ये हो गया ये, और ई की मात्रा और एस, येस, येस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द फर्स्ट साउंड, पहला साउंड कौन सा है यस में, पहला साउंड रहता है दोस्तों जे का, मैंने आपको बताया येस, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन 18 नंबर, विच इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लास्ट साउंड इन द वर्ड ब्लू, इन द वर्ड ब्लू। तो ब्लू को हम दोस्तों लिखते हैं इस प्रकार से, देखिए बी एल और ये ओ की बड़ी मात्रा, ठीक है। ये 2 बिंदी लग गए, इसका मतलब बड़ी मात्रा, और ना लगे तो छोटी मात्रा, ठीक है, ब्लू। तो ये कहता है कि लास्ट साउंड, तो लास्ट साउंड क्या है दोस्तों, ये ओ की मात्रा है लास्ट साउंड, ठीक है, ब्लू। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊ, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 19 नंबर, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दैट वर्ड टेक, टेक। अब टेक को कैसे लिखते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही है। टेक को लिखते हैं इस प्रकार से, टेक, टेक, ठीक है। हम इसको टेक बोलते हैं, लेकिन ये टेक नहीं होता है, ये होता है टेक, टेक। हिंदी में लिख के दिखाता हूँ दोस्तों, टे ई क, ठीक है, टेक, टेक, ठीक है।
तो ऑप्शन सही हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 20 नंबर, कि विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड नाउ। नाउ, ठीक है, हम इसको बोलते हैं दोस्तों नो, ठीक है, आई नो यू, लेकिन ये नो नहीं होता, ये होता है नाउ, नाउ, आई नाउ, नाउ। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जो दे रखा है, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन है नाउ, ये है दोस्तों इसका नाउ, नाउ यानी अभी, ठीक है। और ये नू है और ये नौ है, ये नौ कुछ भी होता है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन है नाउ का, NOW, नाउ यानी अभी। और ये है हमारा उत्तर ऑप्शन ए नाउ, नाउ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी टॉट एज, ठीक है। आज वर्तमान भारत में इंग्लिश को पढ़ाने की किस प्रकार की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा क्या किया जाए इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, ठीक है, इंडिया में, कि वो आसान रहे, उसको बच्चे पढ़ सकें। तो क्या उसको लाइब्रेरी लैंग्वेज बना दे? गलत बात है कि सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़े, नहीं। ए लैंग्वेज फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है, यानी 11th 12th या कॉलेज की स्टडीज़ के लिए रखें इंग्लिश को, गलत बात है, ठीक है। ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, अगला ऑप्शन देखते हैं, ए लैंग्वेज टू बी यूज्ड वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड, विदेशों में जाने वाली, ठीक है, विदेश जाते वक्त काम आने वाली भाषा, ठीक है, इस प्रकार का दर्जा दिया जाए, गलत बात है, ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर से हो जाएगा ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। तो अंग्रेजी किस प्रकार से आएगी दोस्तों? जब हम इसको कम्युनिकेशन की भाषा बना लेंगे, जब हम इसको अपनी बातचीत की भाषा बना लेंगे, ठीक है, जब हम कम्युनिकेट करेंगे इस भाषा के अंदर, तब ये अच्छी तरीके से सीखी जा सकती है। आज ज़रूरत ये है कि अंग्रेजी को ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बना दिया जाए, तब इसको हम आसानी से सीख पाएंगे दोस्तों। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी, अंग्रेजी शिक्षण, ठीक है, अंग्रेजी भाषा शिक्षण की क्या ज़रूरत है, ठीक है, कि उसको किस प्रकार से पढ़ाया जाए। तो टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, नहीं, गलत बात, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ शिक्षक ही बोलता रहे, अपनी मनमर्जी करता रहे, ये तो गलत बात है। लर्नर सेंटर्ड, छात्र केंद्रित, सही बात है। लेक्चर सेंटर्ड, नहीं, लेक्चर व्याख्यान सेंटर्ड क्या होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक, किताबों से संबंधित, नहीं, गलत बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। अंग्रेजी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित, विद्यार्थी की क्या ज़रूरत है उस हिसाब से पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है दोस्तों कि CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ, कि CLT किस चीज़ पर जोर देती है कि इन दो चीज़ों के मध्य अंतर्निर्भरता बनी रहे, ठीक है, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में दो दो चीज़ें लिखी हुई, दो दो शब्द लिखे हुए हैं कि ये दोनों शब्द एक दूसरे पर अंतर्निर्भर रहें, CLT ये कहता है। तो किन दो शब्दों के बारे में कहता है कि भाषा और विज्ञान, मनोविज्ञान, या फिर भाषा और व्यवहार, या भाषा और कम्युनिकेशन, या भाषा और कॉन्वर्सेशन। बड़ा ही अच्छा सवाल है दोस्त, बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो CLT जो कहता है वो कहता है किसके अंदर अंतर्निर्भरता बनी रहनी चाहिए? वो बनी रहनी चाहिए दोस्तों ऑप्शन सी के अंदर, ठीक है, ऑप्शन सी के अंदर भाषा और कम्युनिकेशन के अंदर जो है अंतर्निर्भरता बनी रहनी चाहिए, ठीक है। कि भाषा कब आएगी? जब बंदा कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। भाषा किस पर निर्भर है? कम्युनिकेशन पे, और कम्युनिकेशन किस पर निर्भर है? भाषा पे, ठीक है। मतलब भाषा किस पर निर्भर रहेगी? कम्युनिकेशन पे। CLT का ये कह रहा है कि लैंग्वेज तभी आएगी जब हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज किस पर डिपेंड हो गई? कम्युनिकेशन पे। और कम्युनिकेशन किस प्रकार से भाषा पर डिपेंड हुई कि भाई साहब हम कम्युनिकेट करेंगे तो किस में करेंगे? टारगेट लैंग्वेज में ही करेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से वो कम्युनिकेशन भी किस पर डिपेंड हो गया? लैंग्वेज पर डिपेंड हो गया। तो इस प्रकार की डिपेंडेंसी कहलाती है इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे पर निर्भर होना। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं है, कम्युनिकेशन ही क्यों है, ठीक है। तो इसका एक आड़ू जवाब तो दोस्तों ये है कि इस मेथड का नाम ही क्या है? कम्युनिकेटिव, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसमें कम्युनिकेशन आंसर देंगे, लेकिन इसमें कॉन्वर्सेशन आंसर इसलिए नहीं देंगे दोस्तों कि कॉन्वर्सेशन का अर्थ होता है कि बातचीत होना बस, ठीक है। कॉन्वर्सेशन के अंदर दोस्तों समझ शामिल नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो शामिल नहीं होती है। किसके अंदर? कॉन्वर्सेशन के अंदर। और कम्युनिकेशन के अंदर ये शामिल होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? कि कॉन्वर्सेशन विद अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? कि कॉन्वर्सेशन, बातचीत तो हो रही है लेकिन समझ के साथ हो रही है।
तो कहने का मतलब मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं तो दो बच्चों को आप एक डायलॉग लिख के देते हो क्लास में, दो बच्चों को आप डायलॉग लिख के देते हो कि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे टिकट खरीदना है, ठीक है। तो बच्चों में आपको ये पैराग्राफ ये डायलॉग लिखवा रहा हूँ, एक राम है और एक श्याम बनेगा कल, ठीक है, और ये बातें बोलेगा, ठीक है। तो ये आप ये डायलॉग्स रट के आएंगे, ठीक है। तो वो रट के आगे बच्चे उन्होंने कल परफॉर्म कर दिया आके, तो वो तो हो गया कॉन्वर्सेशन, ठीक है। उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसमें कोई समझ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप स्कूल गए, ठीक है, और बच्चों को कहा कि आज हम डायलॉग करेंगे, ठीक है। CLT में कई प्रकार के स्किल रहते हैं, रोल प्लेयर काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक होता है दोस्तों जिसमें दो बच्चे आपस में बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो आपने कह दिया कि बच्चों आज हम इस प्रकार का करेंगे कि दो बच्चे आपस में डायलॉग बोलेंगे, ठीक है। एक बंदा है वो प्लेटफॉर्म पे टिकट खरीदने गया, तो एक तो बन गया टिकट देने वाला और एक बन जाएगा टिकट लेने वाला। तो अब आप खुद अपने आप से सोच के करो कि आपको क्या बात करनी है। आप जाके प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले क्या करोगे, क्या उसको कहोगे टिकट देने वाले को जो टिकट देता है। तो ये बातें हो गई, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये मीनिंगफुल होगा, ठीक है। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब है मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, कोई अर्थवादी होनी चाहिए जिसका कोई मतलब निकले, ऐसे नहीं कि कुछ भी, समझ रहे हो। तो ये बात है दोस्तों। तो इसमें ये निर्भरता रहती है किस पर, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बीच में रहती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन CLT इज, CLT का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों। उसकी भाषा का संरचना, भाषा की संरचना, ठीक है, या रीडिंग स्किल यानी पढ़ने की क्षमता या पढ़ने का कौशल, मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर, ठीक है, व्याकरण को याद करना, या मीनिंग, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दोस्तों CLT की वो है मीनिंग, ठीक है। मीनिंग क्यों होती है दोस्तों कि इसमें किसी भी मतलब रट्टेबाजी पर जोर नहीं दिया जाता है CLT में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मीनिंग, ठीक है। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग सबसे ऊपर है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर किसी चीज़ पर, आप किसी भी चीज़ पर बस उनको कम्युनिकेशन करवाएं, बातें करवाएं। जो मैंने पिछले सवाल में कहा था वही बातें मैं इसमें कहूँगा कि आप उसमें मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करवाएं विद अंडरस्टैंडिंग, बच्चे के काम आने चाहिए वो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि उसको हर किसी चीज़ का मतलब बनवा रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ का लेख लिखवा रहे हो, निबंध लिखवा रहे हो जो उसके कभी किसी काम नहीं आएगी, जो उसकी निजी ज़िंदगी में काम आए उससे संबंधित उसको एक्टिविटीज़ करवाएं, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे से रोल प्ले हो, या चाहे से डायलॉग्स हो एक दूसरे के बीच, कुछ भी हो, ठीक है। वो होना चाहिए मीनिंगफुल, वो उसकी असल ज़िंदगी में मायने रखना चाहिए, उसके काम आना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि CLT में क्या है, मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग सबसे ऊपर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही हो जाता है दोस्तों उत्तर हमारा मीनिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि अ लैंग्वेज लर्नर मेक्स एरर्स बिकॉज, एक भाषा सीखने वाला विद्यार्थी गलतियां क्यों करता है, क्योंकि चार ऑप्शन दे रखे हैं, द लर्नर हैज़ एक्वायर्ड ओनली पार्शियल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि उसको भाषा का थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी सही है। नेक्स्ट है द लर्नर हैज़ एक्वायर्ड कंप्लीट नॉलेज, अरे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर गलतियाँ क्यों करेगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि कंप्लीट नॉलेज होगा इसलिए गलतियाँ कर रहा है, ये तो गलत बात है। ऑप्शन सी है द लर्नर इंजॉयज मेकिंग, उसे गलतियाँ करने में मजा आता है, गलत बात है, ये तो बकवास है। द टीचर हैज़ परमिटेड, ठीक है, कि शिक्षक ने उसको आज़ादी दी है कि तो इजाज़त दी है कि तू गलतियाँ कर, ये तो गलत बात है, कोई इजाज़त नहीं देता है। तो हमारा उत्तर सही ए हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसको भाषा का थोड़ा सा ज्ञान है, पार्शियल आंशिक ज्ञान है उसे भाषा का, इसलिए बच्चा गलतियाँ कर रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक करना है, भरना है, ठीक है। लैंग्वेज टेस्ट्स आर डिज़ाइन टू मेजर, ठीक है, कि भाषा वाले जो टेस्ट होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं डैश एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन द टीचिंग प्रोग्राम, अब इसमें क्या आएगा दोस्तों कि द लर्नर्स लाइकिंग ऑफ द फॉर द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज टेस्ट क्यों बनाए जाते हैं, कि ताकि बच्चे की इच्छा जाने की भाषा में क्या किस चीज़ में उसकी इच्छा है, तो ये तो गलत बात है, इच्छा क्या जानेंगे, बच्चे को भाषा का कितना ज्ञान है, ठीक लग रहा है ऑप्शन भी, देखते पढ़ के आगे। द टीचर्स नॉलेज, टीचर के लिए थोड़ी होता है टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट बच्चे के लिए होता है। द लर्नर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द लैंग्वेज, कि बच्चे का भाषा के प्रति दृष्टिकोण क्या है, नहीं दृष्टिकोण नहीं जांचा जाता है उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या जांचा जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी जांचा जाता है, उसमें क्या जांचा जाता है कि उसको वो भाषा कितनी आती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का टेस्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, जो भी है, ठीक है, उसको उस भाषा का लैंग्वेज कितना है, उसको अल्फ़ाबेट ही ना आए कल को, ठीक है।
तो ये भी तो हो सकता है ना, उसको अल्फ़ाबेट ही ना आए या उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो वो चीज़ें जांची जाती है। उसको अच्छा खासा नॉलेज भी हो सकता है, उसको अधूरा नॉलेज हो सकता है, पार्शियल नॉलेज हो सकता है, तो ये चीज़ टेस्ट की जाती है। तो लैंग्वेज टेस्ट्स आर डिजाइन टू मेजर द लर्नर्स नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द टीचिंग प्रोग्राम। उस वक्त उस बच्चे को भाषा का ज्ञान कितना है, ये चीज़ है वो लैंग्वेज टेस्ट में डायग्नोस की जाती है दोस्तों। तो हमारा उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि वन ऑफ द पर्पजेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लर्नर्स इज। मूल्यांकन के कई सारे उद्देश्य होते हैं, उनमें से एक उद्देश्य क्या है दोस्तों? असेसमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, किताबों को की जांच की जाती है, गलत बात है। प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ लर्नर्स नीड, बच्चे की आवश्यकताओं की एक सूची तैयार की जाती है, गलत बात है। असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अटेनमेंट, बच्चे ने क्या सीखा है, क्या प्राप्त किया है, ठीक है, क्या उसे सिखाया गया है, उस चीज़ का टेस्ट लिया जाता है, सही लग रहा है देखने में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस, भाषा के क्या क्या कार्य हैं ये जांचने के लिए, गलत बात, भाषा के कार्य नहीं जांचे जाते, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है, कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि हम बच्चे ने क्या सीखा है, ठीक है, पूरी साल में या एक महीने में या एक हफ्ते में या एक दिन में, उसके लिए मूल्यांकन किया जाता है कि आज बच्चे ने क्या सीखा है, या एक महीने में क्या सीखा है, या एक साल में, पूरी साल में क्या सीखा है। वार्षिक परीक्षा में ये तो जांचते हैं कि उस बच्चे ने क्या सीखा है, क्या प्राप्त किया है। 10 यानी प्राप्त करना, उसने क्या सीखा है, इस चीज़ का जांच किया जाता है। असेसमेंट यानी इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, मूल्यांकन। नेक्स्ट है दोस्तों कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या करते हैं दोस्तों? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन। तो मल्टीपल एमसीक्यूज यानी जो आपके रीट में आते हैं ना क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन रहते हैं, तो ये मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं सब्जेक्टिविटी को, ठीक है, यानी मूल्यांकन में ये सब्जेक्टिविटी को खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। रिड्यूस यानी कम करना, ये सब्जेक्टिविटी को कम करते हैं। सब्जेक्टिविटी उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें शिक्षक अपने मन मर्जी से नंबर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। और जिसमें सब टीचर्स मन मर्जी से नंबर ना दे पाए, उसको नंबर वही देने पड़ते हैं अगर उत्तर सही लिखा है बच्चे ने तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। 4 ऑप्शन दे दिए दोस्तों, ए बी सी डी, ठीक है। मान लो इसका उत्तर सी सही है और बच्चे ने सी कर दिया, तो उसको देने पड़ेंगे वो उत्तर, उसको नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी यानी आपने कोई निबंध पूछा, ठीक है, मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर पर निबंध पूछा परीक्षा में, ठीक है, और आपने निबंध लिख दिया, ठीक है। टीचर का जो है मोदी जी फेवरेट इंसान है, मोदी जी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और विद्यार्थी है उसका मोदी जी फेवरेट नहीं, उन्होंने मोदी जी के बारे में 1-2 गलत बातें लिख दी, ठीक है, कि मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। और टीचर को इस बात पे गुस्सा आ गया कि यार मोदी जी तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इस बंदे को नंबर नहीं देंगे। मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 8 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, उसकी मर्जी हो सकती है, ठीक है, या वो 3 भी दे सकता है, कितने भी दे सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सब्जेक्टिविटी, कि वो कितने भी नंबर दे सकता है, ये उसकी सब्जेक्टिविटी है, उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी अफेक्ट करती है जब ऐसे टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है, निबंधात्मक हो या शॉर्ट आंसर टाइप हो, उसमें सब्जेक्टिविटी अफेक्ट कर सकती है। लेकिन एमसीक्यू में उसको उत्तर देना ही पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? मोदी जी हैं फिलहाल, ठीक है। अब मोदी जी आपके फेवरेट हो या ना हो, अगर उसने मोदी जी पे सही टिक लगाया है तो उसको उत्तर का नंबर जो है देना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। ये ऑप्शन देखने में सही लग रहा है, देखते क्या है, ये कह रहा है कि इंक्रीज सब्जेक्टिविटी। नहीं, सब्जेक्टिविटी नहीं बढ़ती दोस्तों, सब्जेक्टिविटी तो खत्म हो जाती है एमसीक्यूज में। अलाउ ऐसे टाइप आंसर्स, ऐसे टाइप आंसर नहीं दे सकते आप, उसमें निबंधात्मक उत्तर थोड़ी लिखोगे रीट के पेपर में, गलत बात है। अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शन थोड़ी चूज करते हो आप, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज करते हो, तो ये भी गलत हो। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, ठीक है। एमसीक्यू क्या करते हैं, वो सब्जेक्टिविटी यानी पर्सनल व्यवहार को खत्म कर देते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, रिकॉल टाइप टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ। रिकॉल टेस्ट क्या होता है दोस्तों? रिकॉल टाइप टेस्ट क्या होता है? ये होता है दोस्तों बच्चे की याददाश्त की जांच करने के लिए, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ की जांच की जाती है? मेमोरी की जांच की जाती है, ना कि उसकी कल्पना की, ना ही उसकी समझ की, ना ही उसकी गति की। तो किसकी जांच करते हैं? मेमोरी की, बच्चे को याद कितना रहता है, ठीक है। रिकॉल वर्ब भी जो दोस्तों है वो है, उसका अर्थ होता है याद करना। रिकॉल यानी याद करना। क्या तुम उस आदमी को याद कर पा रहे हो जो हमारे साथ 10 साल पहले जयपुर में रहता था? कैन यू रिकॉल दैट मैन, या कैन यू रिकॉल दैट पर्सन हु लिव्ड विथ अस
10 years ago इन जयपुर, जो हमारे साथ 10 साल पहले जयपुर में रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार की वर्ब को कहते हैं रिकॉल वर्ब, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि द पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, रेमेडियल यानी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? नए लैंग्वेज आइटम्स जो हैं उनका परिचय करवाना, गलत बात है। टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम्स, जो अभी पढ़ाया उसका टेस्ट लेना, गलत, वो भी नहीं है। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्नड, जो चीज़ें बच्चे ने ढंग से नहीं पढ़ी है उसको दोबारा पढ़ाना, ये सही उत्तर हमारा। ठीक है, रिमेडियल क्यों करते हैं दोस्तों? जो बच्चे को ढंग से समझ में नहीं आती है तो उसको वो दोबारा से पढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग। तो ये था दोस्तों हमारा आज का पेपर। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त में या फैमिली में जो भी है। ठीक है, इंग्लिश कमज़ोर है या इंग्लिश पे वीडियोस चाहिए, मैं दोस्तों रोज़ाना इंग्लिश पे एक वीडियो तो कम से कम डालता हूँ, पेपर बना के डालता हूँ। और पसंद आते तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों।